वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हमारी 18 एपिसोड है मैक्रो अपडेट्स के हवाले से, जो हमने शुरू की थी सीरीज़। वीकली बेसिस पे हम आपको मार्केट की इनसाइट्स देते हैं और बताते हैं कि मार्केट्स में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, ताकि आपके पास एक इन्फॉर्म्ड नॉलेज हो। क्योंकि हम ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, हम एक नॉलेज शेयरिंग आपके सामने कर रहे हैं, जो कि हम खुद सीखते हैं अपने लिए, और वो आपके सामने हम पेश करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर दफ़ा कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करें। तो आज भी हमारे पास एक जैम पैक्ड एजेंडा है मार्केट्स को कवर करने का, क्योंकि जो लास्ट वीक गुजरा वो काफ़ी हैवी था इंसिडेंट्स के हवाले से। जो मैक्रो इवेंट्स हुए हैं, जिसमें एक तो फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया, फिर जो मैक्स 7 कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स आई थी, तो उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी मार्केट में एक्टिविटी नज़र आई है। तो उसी तरफ चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वली खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वली, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम यासीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। तो वली, ये बताओ कि जो तुमने चार्ट तैयार किया, और हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास डिस्कस करने के लिए हैं। तो पहले हम चलते हैं जो फेडरल रिजर्व का रेट कट हुआ है, जो हमने लास्ट वीक बात की थी कि ऑलमोस्ट मार्केट डिटर्मिन थी कि 90% चांस है कि रेट कट होना था, और वो हो गया। और उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट में एक मिक्स रिएक्शन आया, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई। जो मैक्स 7 कंपनीज हैं उनकी भी अर्निंग्स आई थी। तो उसमें भी हमने देखा कि 50-50 स्प्लिट था, यानी कि अमेजॉन और गूगल ने तो राइट अपनी रैली दिखाई थी अर्निंग्स के बाद, तकरीबन 10% तक ऊपर गया था। लेकिन जो मेटा है बैठा है, उसको हाँ। मार्केट ने बिल्कुल क्रश कर दिया था, ऑलमोस्ट लाइक 13% डाउन एक दिन के अंदर। तो तुम्हारे पास चार्ट है, ज़रा उस पर हम थोड़ी सी डीप डाइव करते हैं कि क्या हुआ है, और ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क भी होते हैं कंपेयर टू यार वो ईटीएफ। वो कहते हैं ना, वो एक कहीं किसी चीज़ का डायलॉग है मेरे ख्याल से कि मज़ा नहीं आया। तो वो जो फेड की मीटिंग थी, उसके बाद जो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई रेट कट, तो वो तो खैर एंटिसिपेटेड था। बट उसके बाद उसी दिन उन्होंने कुछ हॉकिश सी टोन भी ली थी कि अब नेक्स्ट दिसंबर में, जो आई थिंक दिसंबर में होना है ना वो हम्म। नेक्स्ट इसकी मीटिंग। हाँ। सो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इसी तरह से कट डाउन करें, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी शेकी हो गई थी। तो वो बात नहीं आई थी उसके अंदर, जो रैली हुई थी ना, मज़ा आया था वैसे थोड़ा सा, मज़ा नहीं लेकिन उसके बाद वो आता। बात नहीं आई। तो खैर, मैं इसके अंदर जो है ना, हाँ, इसके अंदर मैंने कुछ अच्छा, इसमें बड़ा ज़बरदस्त एजेंडा है आज का। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आज की प्रेजेंटेशन जब बना रहे थे हम। तो इसके अंदर तो आई होप कि लोगों को भी इसमें बल्कि उससे फ़ायदा हो। पहले हम लेट थोड़े मी। से कमेंट्स की तरफ जाते हैं, जो हमें कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो पे। हाँ, 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 थोड़ा सा हाँ, हम हाँ, उसको कवर लास्ट कर वीडियो लेते के कमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर एक सेकंड में, अगर उसके अंदर कमेंट्स के अंदर कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमको नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा, बट दे वर रियली हेल्पफुल टू अस, कि हमें थोड़ा सा उसके अंदर सीखने को मिलता है। सो डू कमेंट ऑन एवरी वीडियो ऑफ आवर्स, और जो भी आपको समझ में आता है वो ज़रूर उसमें लिखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्प्रूव करने के लिए। सो ये लास्ट वीडियो के कमेंट्स हैं, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके। हैं। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me, and I will be more than happy to help you out. ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स हैं। मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि यार लोगों को जो है ना, जिन्होंने लिखा है, बिल्कुल वो अ, उनको लगे कि हम पढ़ते हैं कमेंट्स, और ऐसे नहीं पढ़ते कि खुद ही पढ़ लेते हैं, बल्कि वीडियोस में भी शामिल करते हैं। सो तंजील मिर्ज़ा कहते हैं कि रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन टिकटॉक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पीपल शुड वॉच दिस चैनल। वेल डन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रियली ग्रेट डिबेट, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैंने इस पर हार्ट रिएक्ट नहीं किए हुए थे। बहुत उम्दा बातचीत आप दोनों के। वली साहब से गुजारिश है, इमारात में जो शरिया बॉन्ड जारी किए गए हैं, इसके बारे में मालूमात मुहैया करें। वो आई है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। सुकूक, जो गवर्नमेंट के सुकूक हैं वो फ्लोट हुए हैं, होने हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें कोशिश की थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बस ये था कि अभी आ रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, जब पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यूज़फुल कंटेंट इज़ लेसर देन
रिपीटेशन दो इट्स मोस्टली इन्फॉर्मेटिव चैनल। आई डेंट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या था, मैंने पढ़ा था ये कमेंट। अगर इसका मतलब ये है कि हमारी चीज़ों में रिपीटेशन हो रही है तो डेफिनेटली रिपीटेशन तो होती है, क्योंकि मार्केट की जब बातें करते हैं तो कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं उसके अंदर। एट द सेम टाइम आप ये समझ लें कि जो वेल्थ बिल्डिंग जर्नी है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बोरिंग होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार हैमर करनी पड़ती हैं, आपके सर पे डालनी पड़ती हैं कि भाई ये इसी तरह से है और इसी तरह से चलेगा। और आज की वीडियो के अंदर हम बात भी कुछ इसी तरह की करेंगे। रिपीटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऑफ कोर्स वो अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कहीं कहीं होगी रिपीटेशन। कैन यू प्लीज़ शेयर द कैमरा नेम मॉडल एंड यूर यूजिंग फॉर द पॉडकास्ट। अच्छा, ये मेरी वीडियो पे कहा था किसी बंदे ने शायद, आतिफ अली ने। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट्स में भी डाल दूंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक अपने पूरे गियर्स के ऊपर वीडियो बनाई है, वो जाके देख सकते हैं। अच्छा, ग्रेट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर रेलेवेंट टॉपिक्स, कुड यू प्लीज डिस्कस सुकूक्स। अच्छा, सुकूक्स और बॉन्ड के ऊपर यासीन हमें अलग से एक वीडियो करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। बॉन्ड्स को लोग नहीं समझते। बॉन्ड्स को फिक्स इनकम हैं बॉन्ड्स, बट बॉन्ड जिस तरह से काम करते हैं वो नॉर्मल आपके बैंक अकाउंट की तरह काम नहीं करते हैं। तो उसके ऊपर हमें एक अलग से मेरे ख्याल से कुछ 15 मिनट का सेशन रखना चाहिए, जिसको बिल्कुल। हम जिस पे हम बात कर सकें। I am a new subscriber. Very good. Thank you. I feel sad that I discovered you on YouTube very late. सलाम कह रहे हैं एक साहब। अच्छा, इस कमेंट के अंदर ये हैं सम, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट ऑन दिवाली। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी दिवाली के ऊपर, लोगों ने गोल्ड खरीदा और गोल्ड खरीदने के बाद जो है वो उसकी प्राइस नीचे चली गई। तो मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं किसी को ऑफेंड करूं उसके अंदर, बट एक एक ऑब्जर्वेशन थी जो हमने कही थी, और उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि गोल्ड जो है ऐसी चीज़ है, चाहे वो आप कोई भी रिलीजन ले लें, कोई भी स्क्रिप्चर ले लें, उसके अंदर हाई वैल्यू रखता है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो जाए, चाहे वो इस्लाम हो जाए, चाहे उसके अंदर हिंदू जो रिलीजन है वो हो जाए, जूडिज़म हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके अंदर आपको गोल्ड की एक इंपॉर्टेंस नज़र आती है। उसमें कोई शक है ही नहीं। सो इट्स नॉट एट ऑल कि मैं कोई ऑफेंड करना चाह रहा था, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। आई वॉज वेटिंग फॉर योर पॉइंट ऑन गोल्ड रैली, बट यू वर लेट टू द पार्टी, विच इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। नथिंग इज़ लेट। गोल्ड वैसे ही घर में रखा हुआ होता है लोगों के पास, तो हमारे पास भी था। गोल्ड अलग से लेने का पॉइंट जो है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं क्यों बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं लेता हूँ, या बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लेते हैं और अभी बहुत खुश हैं वो। सो उनके लिए वो सही है। अगर आपको समझ में आता है गोल्ड तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट। ओके, नाउ दिस वन रिगार्डिंग योर स्केप्टिसिज्म ऑन ऑफ गोल्ड वर्सेस स्टॉक। खैर, इन्होंने मुझे मैसेज किया था, एक ट्विटर के ऊपर भी इन्होंने मुझको टैग किया था एक जगह पर, बट पॉइंट ये था इस पूरे कमेंट का कि ये काफ़ी चेरी पिकिंग हो रही थी डेटा की। तो अगर चेरी पिकिंग करेंगे डेटा की तो फिर तो कोई बिटकॉइन वाला बोलेगा कि भाई हम बात करेंगे 2011 से, तो मल्टीपल फोल्ड्स उसके अंदर फ़ायदा हुआ है। और गोल्ड वाला अभी ले लेगा 1 साल की का डेटा, उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। स्टॉक्स वाला आपसे कहेगा कि यार मैं तो 1971 से लेता हूँ, उसमें उसको फ़ायदा हुआ है। सो चेरी पिकिंग करना बहुत मुश्किल है। तो आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। यासीन, जो तुमने वो जो एक सर्कल बनाया था उसका डायग्राम का, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। वो फिर मैंने रिसर्च भी की, बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स है वो, कि 50-50-50 का पोर्टफोलियो आप बनाएं और उसके अंदर हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको गोल्ड रखना चाहिए, स्टॉक्स रखने चाहिए, रियल एस्टेट रखनी चाहिए, फिक्स इनकम रखनी चाहिए। चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब तो क्रिप्टो भी उसमें शायद आ जाए। तो ये चारों पांचों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसको आपको उसी तरह से लेके चलना चाहिए। तो कमेंट तो ये हो गए। नाउ गोइंग टू द टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक था कि मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया है लास्ट लास्ट वीक। सो अच्छा, अभी मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, आई बिलीव। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, राइट। तो क्या कहोगे यासीन, इसके अंदर जो सिचुएशन रही है अमेजोन, मैंने 4 मेजर जो स्टॉक्स थे मैक 7 के, उनको पिक कर लिया था जिनकी अर्निंग्स थी लास्ट लास्ट वीक। राइट। मिक्स रिएक्शन है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि एक तो जो एआई का नैरेटिव है वो अभी भी हॉट है। राइट। एनवीडिया की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने एएमडी के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया, फिर उन्होंने नोकिया के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया, उसके बाद नोकिया के स्टॉक्स बढ़ गए। हम्म। तो एआई नैरेटिव तभी भी बहुत सेक्सी है और वो बिक रहा है, और ओह, उसी वजह वेट से वेट, हम मैं देखते कह हैं रहा कि था ना हाँ। पॉडकास्ट से पहले कि मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ। वो पता है क्या चीज़ हाँ। मिस कर रहा था? कोरियन, अभी तुमने देखा था वो ये जो एनवीडिया का सीईओ है, सैमसंग का सीईओ था, और एक और
किसी बड़ी कंपनी का सीईओ था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। 3 सीईओज थे, ये कोरिया में मिले और इन्होंने एक किसी रेस्टोरेंट में जाकर जो है वो डिनर किया। चिकन तो की प्राइस बढ़ गई उसके बाद। चिकन की जो 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 कंपनी थी उसकी एग्जैक्टली, प्राइस, उसके स्टॉक्स पता नहीं एग्जैक्टली। 30% 40% ऊपर चले गए हाँ, और वो फिर उसने अगले दिन जाके नीचे भी फ्राइड आ गए। चिकन खाई थी, हाँ, जिनसे वांग ने जाके किसी रेस्टोरेंट में, और उसके बाद से जो जो सप्लायर था उस चिकन का, उसके उसके हाँ, स्टॉक प्राइस बढ़ गए थे। मतलब तो यार ये तो हाल है आजकल की एग्जैक्टली, मार्केट का। तो वही है ना, ये एक हाइप है, एक नैरेटिव है, और ये बिक रहा है, बहुत तेज़ी से बिक रहा हम्म है। तो इसी वजह से जो है हर कोई जो है वो इसके ऊपर नज़र रखा हुआ है। तो हमने देखा कि अमेज़ॉन और अल्फ़ाबेट के स्टॉक्स इसी वजह से ऊपर गए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जितने भी हाइपर स्केलर्स हैं, ये इनके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशंस बनेंगी वो तो इन्हीं क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर डिप्लॉय होंगी ना। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है एआई डाटा सेंटर्स की, उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, यही लोग हैं। तो हमने देखा कि इनकी जो ग्रोथ में काफ़ी इजाफा हुआ है, और ना सिर्फ डाटा सेंटर कैपेसिटी बिल्डिंग है, लेकिन जो दूसरे इनके रेवेन्यूज़ हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। तो हमने देखा कि स्टॉक प्राइस की उसी वजह से ऊपर गई। लेकिन मेटा को मार्केट ने बहुत बुरी तरह क्रश किया, और उसकी वजह मेरे ख्याल में उसकी दो वजूहत मैंने मुझे नज़र आई थी। एक तो ये कि उनकी जो ओवर स्पेंडिंग है कैपिटल के हिसाब से एआई की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा है, और इन्वेस्टर्स अब ये सोच रहे हैं कि यार ये इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका आरओआई इनको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो डेट वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने उनकी अर्निंग्स में एक चीज़ नजर आई थी कि उन्होंने $15 बिलियन का वन टाइम टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। यानी कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भाई इतना बड़ा तो एक कंट्री का रेवेन्यू होता है, जीडीपी की अगर हम बात करें, तो इतना बड़ा इन्होंने जो है वो वन टाइम पेमेंट की है। क्या इनको पहले से पता नहीं था, या उन्होंने सही से फोरकास्ट नहीं किया, क्या हुआ है? खैर, उसके बाद से मार्केट ने मेटा के स्टॉक को बुरी तरह से क्रश किया। ऑलमोस्ट एक वक्त में 13% डाउन था ये वन ट्रेडिंग डे के अंदर। तो ये हमें हम्म नज़र आया। इसके अलावा एक, जैसे हम बात कर रहे थे कि एप्पल एक वाहिद ऐसा स्टॉक है जो एआई नैरेटिव के बगैर जो है वो चल रहा है, और हम्म उसकी मेन वजह यही है कि उनके पास बहुत हैवी कैश फ्लो है, बहुत अच्छा कैश फ्लो है जो उनके पास आ रहा है रेगुलरली। और मार्केट, अगर हम उनका शेयर देखते हैं फ्रॉम स्मार्टफोन परस्पेक्टिव, वो सबसे ज़्यादा है अभी भी, यानी कि जो जो नंबर 2 है उसमें और एप्पल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दुनिया भर के अंदर। तो उस बेस पे एप्पल चल रही है। लेकिन एक और उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि दे आर लुकिंग फॉर एन M&A, लाइक वो किसी एआई कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करें, ताकि जो गैप है उनकी प्रोडक्ट के अंदर एआई का, वो फुलफिल हो सके। और जैसे ही हो जाएगा वो, तो हम देखेंगे एप्पल का स्टॉक दोबारा से ऊपर आ सकता है। तो ये हमारे पास और मेजर इसके न्यूज़ थी। हाँ, और इसके अलावा वो जो लास्ट कट हुआ था, हमने उस पे बात कर ही ली है कि अभी जो फेड ने कट किया रेट कट, रेट। हाँ, हाँ, वो लास्ट वीक किया, लेकिन अगला जो है वो दिसंबर में रिव्यू होगा, तो आई एम नॉट श्योर कि उसके बाद कट मिलता है कि नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, यानी कि वो तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था ना, जो रेट कट हुआ था, तो वो तो मार्केट हम्म ऑलरेडी उसको प्राइस इन कर चुकी थी। अब हम्म मार्केट ये देख रही थी कि भाई उनका अब नेक्स्ट मूव क्या है। और जो हम्म उनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें उन्होंने ये बोला कि भाई वी आर नॉट डिटर्मिन्ड कि हमने दोबारा रेट कट करना है दिसंबर में, वी विल सी, वेट एंड सी। हम्म तो हम्म उसके बाद से मार्केट ने थोड़ा सा जो है ना पुल बैक किया कि भाई अभी यानी कि दिसंबर के रेट कट जो है वो भी बेक्ड इन नहीं है, दैट मीन्स इट विल हैव हम्म टू बी कंसिडर्ड। तो उसकी वजह से या थोड़ा सा और पुल बैक मार्केट में नजर आया। लेकिन एक और चार्ट हमने देखा, मैंने तुम्हें ऐड करने को कहा था, और वो था डॉलर का। हम्म एग्जैक्टली, हम्म तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यूएस डॉलर जब कभी भी एक्सपेंसिव होता है, तो दैट दैट इज़ अ बेरिश साइन फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स। और हमने देखा है कि लास्ट फ्यू वीक्स के अंदर उसने एक ज़बरदस्त रैली दिखाई है अपवर्ड। और उसी वजह से, यानी कि मेन वजह तो नहीं है, लेकिन ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी ड्राई होती है, क्योंकि लिक्विडिटी चलती है डेट के ऊपर, और डेट जो होता है वो यूएस डॉलर में फाइनेंस होता है। तो अगर यूएस डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है, तो उस डेट को रीफाइनेंस करने में प्रॉब्लम होती है। और जब कभी भी डॉलर एक्सपेंसिव होता है, तो हम देखते हैं कि लिक्विडिटी थोड़ी सी पुल बैक होती है, और वही हमें नज़र आया स्टॉक्स के अंदर भी और क्रिप्टो के अंदर भी पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। तो दैट इज़ आई थिंक वन थिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। राइट, बिल्कुल सही है। और एक और चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो मैं अभी अपने पास खोलता हूँ थोड़ी देर में, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट आई वाज सेइंग समथिंग एल्स अबाउट, एक्चुअली वो खुल ही गया है यहाँ पर, मैं अभी उसको खोल के दिखाता हूँ। बेसिकली इट वाज अबाउट वो जो था ना, एक ग्राम स्टीफन ने भी उसको रीट्वीट किया था। अच्छा, वो अ, जॉब्स का, एआई जॉब्स वर्सेस हाँ, S&P जॉब्स और 500। एआई का। इनफैक्ट उसको हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अगला हमारा जो टॉपिक है वो अमेजोन के ले ऑफ से रिलेटेड है। तो इस पे क्या कहना है? यार भले ही सीईओज जो हैं उसको शुगर कोट करें, लेकिन हकीकत मुझे तो यही नज़र आती है कि एआई की वजह से जॉब लॉसेस हो रहे हैं,
क्योंकि एआई की वजह से जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स जो रोल्स जिनको आप इजीली जो है वो एआई के ज़रिए रिप्लेस कर सकते हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं। और उसमें बहुत सारे रोल्स ऐसे हैं जो मैनेजरियल टाइप के रोल्स हैं, जो सिर्फ टीम मैनेज कर रहे हैं। तो अब जो एनालिटिक्स डाटा इतना ऑटोमेट हो चुका है और एआई बहुत तरीके से आपको अच्छे तरीके से डाटा प्रेजेंट कर सकता है बना के विद इन वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो फिर लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर मैंने एक बंदा रिपोर्टिंग लिए रखा हुआ है जिसका काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना है, तो मैं क्यों उसको रखूँ, मैं बहुत इजीली जो है उस डाटा को जो है एआई के ज़रिए प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन हो यही रहा है कि एआई की वजह से जॉब्स काफ़ी रिप्लेस हो रही हैं। और ये हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वाइट कॉलर जॉब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं। पिछले जितने भी टेक्नोलॉजी बूम्स आए हैं उसमें ज़्यादातर केस में ये होता था कि ब्लू कॉलर जॉब्स इम्पैक्ट होती थी कंपेयर टू वाइट कॉलर। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, यानी कि इट डजेंट मैटर कि आपका 15 से 20 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, वो इम्पैक्ट हो सकता है एआई की वजह से, और ऐसा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। आई थिंक सबको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपने आप को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं इस एआई रेस में, क्योंकि जो आने वाला वक्त है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट होंगी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मेरे पास जो है ना एक अब उस चार्ट को दिखाने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि ये चार्ट ऑल्दो के मैंने वेरीफाई कर लिया है। मतलब ये चार्ट जो है मैंने ग्रॉक से वेरीफाई किया था, क्योंकि ट्विटर पे चल रहा था ये चार्ट, तो मैंने ग्रॉक से वेरीफाई किया था कि ये चार्ट जो है तो सही, लेकिन इसकी जो वाई एक्सिस है वो नज़र नहीं आ रहे, और दूसरा ये कि इसके स्केल के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन हो सकती है। सो दैट वाज ओनली द प्रॉब्लम। और दूसरा ये कि कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ कोरिलेट कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि उसी वजह से हो रहा हो। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैविंग सेड एवरीथिंग, यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स, टोटल जॉब ओपनिंग्स, और ये डेटा करेक्ट है, नीचे जाना शुरू हुई हैं। S&P 500 ऊपर जा रहा है, और उन्होंने डॉटेड लाइन पे चैट जीपीटी लॉन्च दिखा दिया है। ऑल्दो कि आई डोंट एग्री टू दिस चैट जीपीटी थिंग, मतलब एआई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ये बात भी सही है कि जॉब कम, जो जॉब ओपनिंग्स कम है, बट S&P 500 ऊपर जा रहा है। जबकि पास्ट के अंदर हमने ये देखा है कि जॉब इंप्रूव होती हैं जब भी आपकी स्टॉक मार्केट ग्रो करती है। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक इसमें ईजीएस्ट वे टू से इज़ जो स्टॉक मार्केट है ना वो रियल इकोनॉमी से बिल्कुल डिटैच्ड है इस वक्त। यानी कि हम्म। अगर हम यूएस की भी हम रियल इकॉनमी देखते हैं तो जो जीडीपी ग्रोथ है वो तो बहुत ही मॉडेस्ट है। यानी कि मेरे ख्याल में लास्ट जो डाटा आया था उसमें कितनी थी, लेस देन 3% ग्रोथ थी इनकी जीडीपी की, और हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी अबव 4% है। तो अगर हम एक एवरेज अमेरिकन की स्टोरी देखते हैं तो वो तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। यानी कि एक बहुत छोटा सा तबका होगा यूएस में जो कि पैसा बना रहा है, जिनके पास एसेट्स हैं। तो इस वजह से जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है उसका रियल इकोनॉमी से बहुत कम रिलेशन है इस वक्त। तो रियल इकोनॉमी तो स्ट्रगल कर रही है। जो जॉब लॉसेस हमने देखे हैं लास्ट समझ लो 1 साल के अंदर, स्पेशली टैक्स सेक्टर में, वो तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आए ना। हर टैक्स कंपनी ने ले ऑफ किए हैं, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, एनवीडिया, फिर ये जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं, AT&T, जो ख़ास तौर पे जो मैं कनाडा में अभी लास्ट वीक में ट्रैवल कर रहा था, तो टेरेस के एक अकाउंट मैनेजर से हमारी मीटिंग होनी थी दोपहर में कॉफ़ी पे। तो आधे घंटे पहले हम्म। उसका फ़ोन आ रहा है, कह रहा है कि यार सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग लेट ऑफ। तो इस तरह की सिचुएशन है। और टीडी बैंक ने भी यहाँ पे ठीक ठाक ले ऑफ्स किए हैं अभी लास्ट 2 वीक्स के अंदर। तो ले ऑफ्स तो हो रहे हैं, दैट मीन्स कि इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, ठीक है, हर हर ले ऑफ का डिसीजन एआई की वजह से ना हो रहा होगा, लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, आपके पास ग्रोथ नहीं हो, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होगा, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से ऑपेक्स रिड्यूस होता है, ले ऑफ्स होते हैं, और ये एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है रियल इकोनॉमी की। लेकिन स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है रियल इकोनॉमी से। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। अच्छा, इसी पॉइंट पर जो है ना, मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट बनाई थी, और मैंने ऐसी बना दी थी। लिंक्डइन से मैं तकरीबन 1 महीने से पीछे नहीं कर रहा था, बट ये पोस्ट जो है ना, मुझे लगा कि लोगों में जो है ना बहुत पॉपुलर हुई, और इस पर कोई 35,000 के करीब इम्प्रेशंस आए थे। तो बेसिकली पॉइंट ये था कि अगर आपने 15 साल की जॉब की हुई है, और आप ले ऑफ हो जाते हैं, रिडंडेंट हो जाते हैं, और अब आपको जॉब सर्च करनी है बिल्कुल नए सिरे से, एंड जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपकी अपनी जगह पर है, बट आपको एज अ न्यू एप्लीकेंट जगह जगह पर सीवी डालना है, तो फिर आपको टाइम लग सकता है। और टाइम कितना लग सकता है? एक एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन जितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, जितने साल आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं और अब आप ले ऑफ हुए हैं, उतने ही मंथ्स का आपको टाइम लग सकता है अगली जॉब
सर्च करने में, क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, और आपके पास जो जो लेट्स से कंपटीशन है, वो ऑल्दो के लोग तो कम हो जाएंगे कंपटीशन में, बट वो जो लोग होंगे वो हाई क्वालिटी के लोग होंगे, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्लेस करना पड़ेगा। सो आई थॉट दैट मैंने इसको ऐड कर लूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जितना आप सीनियर होते जाएंगे उतना ही मुश्किल है आपके लिए। वैसे तो नॉर्मल है ही इस तरह का कि जितने सीनियर होंगे आप उतना ही मुश्किल होगा आपको अगली जॉब ले ऑफ के टाइम पर। यानी कि ये तो हो सकता है कि आप एक सीनियर पोजीशन से दूसरी सीनियर पोजीशन पे आपको जॉब मिल जाए, बट आपकी जॉब जाती है उसके बाद उसको कंप्लीट आपका सिस्टम को दोबारा से रीइग्नाइट करना, वो एक मुश्किल काम है। बिल्कुल सो आई ऐसे ही होता थॉट है। कि ये बहुत ऐड से कर दूँ उसमें। केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप एक पोजीशन पे बहुत अरसे से काम कर रहे हैं तो आपने अपनी सीवी अपडेट भी नहीं की हुई होती सालों से। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. क्योंकि आपको हाँ, ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल, पड़ती ना, तो बिल्कुल। वो जो एपेटाइट होती है ना जॉब हंटिंग की, वो बहुत कम हो जाती हुँ, है अगर आप एक ही जॉब के हुँ, ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। तो हुँ, इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान को जो है ना वो 2-3 साल में जॉब स्विच करनी चाहिए, ताकि वो आपका जो रिदम है वो बना रहे। क्योंकि अगर आप हाँ, इतना अरसा 1 साल एक ही जगह पे रहते हैं, तो आप एक तो लेट बैक हो जाते हैं, आप में वो जो हंगर होती है जॉब हंट करने की वो कम हो जाती है, और आपको मार्केट का अंदाज़ा नहीं होता। यानी कि आप अगर अचानक से 10 साल के बाद मार्केट में जाते हैं, तो आपका माइंड वही होगा जो आपने 10 साल पहले जॉब सर्च की होगी। तो उसको हुँ, कैचअप करने में टाइम लगेगा। और ख़ास हुँ, तौर पे ये जो इस वक्त सिचुएशन है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है और ले-ऑफ्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मार्केट में कंपटीशन भी उसी हिसाब से होगा। यानी कि और भी ज़्यादा लोग मार्केट में अवेलेबल होंगे, आपके जैसे भी और आपसे बेहतर भी। तो फिर आपको कम्पीट करने में काफ़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी। अच्छा, आयरॉनिकली मसला क्या है? मसला ये है कि जब ले-ऑफ्स होते हैं ना, जैसे 2008 में ले-ऑफ्स हुए या कोविड में ले-ऑफ्स हुए, तो उस टाइम पर तो आपके पास बहाना भी था कि यार ले-ऑफ हो गया, जॉब नहीं है, हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है। मैं दुबई से के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, यही आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे भी ले सकते हैं। बट आजकल के ज़माने में जब इकोनॉमी ऊपर चल रही है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, और अपेरेंटली ऐसा मतलब आप दुबई में जाएं तो आपको पता चलेगा ट्रैफिक कितनी है, लोग बूमिंग गेम चल रहा है ना, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है। बट इसमें अगर आपकी जॉब जाती है, वो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको आप सीनियर भी हैं और आपको जॉब भी अच्छी चाहिए, पैसे भी अच्छे चाहिए, और आप ले ऑफ भी हो गए हैं, अपनी विल से नहीं हुए, वैसे ही ले ऑफ हो गए। सो उसके अंदर आपको compete करना, आप अगर जूनियर होंगे तो शायद आप चले भी जाएं, बट सीनियर पोजीशन के ऊपर डालना जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो और आप ले ऑफ हो गए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके अंदर हम्म। compete करना। अच्छा, इसमें मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा वली कि दुबई में या फिर इन जनरल जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जो सेवरेंस पैकेजेस होते हैं वो किस तरह से ऑफर होते हैं? क्योंकि एक वेस्ट में मैंने देखा है कि अगर आप किसी कंपनी में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं तो एक आपको अच्छा डिसेंट सेवरेंस पैकेज मिलता है। यानी कि अगर आपने 10 साल किसी कंपनी में लगाए हैं, तो अगर आप ले ऑफ होते हैं तो आपको एक अंदाजे के मुताबिक 1 साल 10 महीने तक की सैलरी मिलती है। यानी कि जितना साल आपने लगाया होता है उतने महीने की आपको सैलरी एज अ पैकेज मिलती है। तो जीसीसी में क्या होता है, वो भी इसी तरह से सिमिलर होता है पैकेज या डिफरेंट होता है? अच्छा, उसमें सिवेरेंस एक अलग चीज़ है, और आपकी एक ग्रेजुटी बन रही होती है, क्योंकि कुछ कंपनीज अपने ग्लोबल, अगर मैं मल्टीनेशनल्स की बात करूं या लोकल जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी बात करूं, तो वो एक डिफरेंट तरीके से भी चल रही होती हैं। प्लस जो गवर्नमेंट का रूल है वो तो चलेगा ही चलेगा। सो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से आपको ग्रेजुटी मिलती है। अच्छा, ग्रेजुटी की जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड है। वो इस तरह से होती है कि आपके लेट्स से आपने 10 साल की जॉब की है ना, तो 10 साल के अंदर और सेम जगह पे जॉब की है, तो उसके अंदर 10 साल के अंदर जो 5 साल का पीरियड है, उसमें आपको जो आपकी बेसिक सैलरी होगी, क्योंकि आपका सैलरी का कंपोनेंट में बेसिक प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस हाउसिंग वो सारी चीज़ें आती हैं। यूजुअली बेसिक सैलरी आपकी 50% होती है। सो जो कैलकुलेशन होती है, अगर आपने फर्स्ट करो 6 साल बाद आपने रिज़ाइन किया, तो 5 साल की जो बेसिक होगी
वो आपको मिलेगी आई थिंक 2/3 आपको वो बेसिक मिलेगी, और जो उसके ऊपर का जितना भी टेन्योर होगा उसमें पूरी की पूरी बेसिक मिलेगी। सो आपको पूरी तो नहीं मिलती, लेट्स से आपने 10 साल काम किया तो 5 साल उसके अंदर 2/3 ऑफ बेसिक मिलेगी। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम करेक्ट कोटिंग दिस 2/3 वैल्यू करेक्टली, बट यही कुछ ऐसी इसी वैल्यू के अराउंड होता है। और उसके बाद 5 साल के ऊपर के जितना भी पीरियड होता है वो आपको पूरी पूरी बेसिक मिलेगी, लेकिन बेसिक होती है 50%। सो आप लेट्स से कह लें कि 10 साल के अंदर आपको आपकी जो करंट बेसिक है वो मल्टीप्लाई बाय 10 तो नहीं, 10 से थोड़ा सा कम आपको वो मिल सकती है। तो ये तो गवर्नमेंट का पैकेज है, मतलब गवर्नमेंट का की तरफ से है। ये तो आपको रूल मिलेगा है ही ये। मिलेगा, ये तो रूल है। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट कभी कभी कंपनीज अपने रूल के हिसाब से भी कर रही होती हैं, कुछ ज़्यादा ही कर रही होती हैं, मतलब इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको। कभी कभी कंपनीज जब ले ऑफ कर रही होती हैं तो 6-6 महीने के भी सिवरेंस पैकेजेस देती हैं, 3 महीने का सिवरेंस पैकेज देती हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एज वेल, कि ग्लोबली उन्होंने क्या रखा हुआ है अपना सिनेरियो। सो मल्टीपल चीज़ें हैं, बट ये तो मिलता है। अब नई चीज़ एक और इंट्रोड्यूस हुई है जो कि कनाडा में ऑलरेडी है मेरे ख्याल से, वो है कि अगर आपकी एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जो कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, बेसिकली हाँ, इसको ईआई कहते हैं यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, हाँ। हम्म, सो बेसिकली अगर आपकी कंपनी किसी भी वजह से आपको फायर करती है, आप रिजाइन के केस में नहीं होगा, ये फायर के केस में होगा, ले ऑफ के केस में होगा। डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, वो वैसे ही, मतलब उनके पास कोई भी रीज़न हो, लेट्स से हेड काउंट कम करना है या किसी भी वजह से आपको वैसे ही ले ऑफ करना है, तो उस केस में आप एक बहुत मिनिमम पेमेंट कर रहे होते हैं। फॉर लास्ट 2 years ये स्टार्ट हुआ था, आई थिंक कोई 65 दिरहम्स या 120 दिरहम्स पर ईयर की ये पेमेंट होती है। वो आप करते हैं अपनी पॉकेट से, आउट ऑफ योर पॉकेट, और उसमें आपको डिपेंडिंग कि कितनी आपकी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर ये वैल्यू बनती है। और उसके बाद 6 महीने तक आपको आपकी बेसिक सैलरी मिल रही होती है। अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स, लेकिन बेसिक सैलरी मुझे मुझे याद पड़ रहा है 6 महीने तक मिलती है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, बट यूजुअली वो कंडीशंस लोग पूरी कर लेते हैं, मैंने कुछ लोगों को मिलते हुए भी देखा है वो। तो लेकिन उसमें ये होता है कि आपको आपका वर्क परमिट कैंसिल होता है, नए वर्क परमिट तक आपको वो पैसे मिल सकते हैं, लेकिन वो 6 महीने तक मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। सो कुछ चीज़ें अब उन्होंने इतनी चीज़ें इस जीसीसी रीजन के अंदर और कहीं भी नहीं है इस तरह की, जितनी चीज़ें मैंने बताई ना। ग्रेजुटी तो है, बट ये जो अभी नई एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट रिज़ाइन के टाइम पे नहीं मिलती मेरे ख्याल से। कनाडा में आपको अगर रिज़ाइन करते हैं तो मिलती है वो जो इसका मुझे श्योर नहीं है। क्योंकि मैंने ले ऑफ्स के टाइम पे हम्म, तो लोगों को मिलते हुए देखा हाँ, है वो, मिलती बट हैं। और वो भी रिज़ाइन के बहुत टाइम अब पे मुझे ज़्यादा नहीं नहीं पता। होती। वो इतना होता है कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। फॉर एग्जांपल आपका जो मंथली ग्रॉसरी का बिल है शायद उसमें कवर हो जाए, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू कवर द इंटायर योर हाँ मंथली एक्सपेंस। हाँ, तो वो यहाँ भी बेसिक है ना, 50% ऑफ योर सैलरी है, लेकिन वो भी अच्छी है। और डिपेंड, और कंसिडरिंग कि आपने उसका प्रीमियम जो दिया वो बहुत कम दिया है, लेकिन वो मैंडेटरी प्रीमियम है, उसमें फ़ाइन भी अच्छे खासे हैं अगर आप नहीं दे रहे होते तो। अगर आप 65 दिरहम पर ईयर के ऊपर इतनी बड़ी एक सर्विस अवेल कर रहे हैं तो आई थिंक वो वर्थ है। तो हाँ, वो एक एक अच्छी चीज़ है जो कि यहाँ पर स्टार्ट हुई है। इसके अलावा ऑफ कोर्स, लेकिन ये सिविलेंस, ये ग्रेजुटी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं। जो ट्रॉमा मिलता है आपको जॉब से ले ऑफ होने का, वो किसी चीज़ के भी इक्वलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है। सो वो फिर उस चीज़ को कवर अप करना आसान नहीं होता। अच्छा, टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो एक हम बात करेंगे अभी आगे, वैसे चैप्टर्स वगैरह नज़र आ जाएंगे लोगों को, लेकिन अभी हमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करनी है। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, तो मैंने कहा इसको ऐड करना चाहिए। छोटी सी इस पे बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। if you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income
on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. जो कि चाइना ने जो है ना अभी रिसेंटली एक रूल पास किया है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप सीरियस टॉपिक्स पे बात करते हैं जिसमें फाइनेंस हो गई, जिसमें हेल्थ इश्यूज हो गए, और भी कुछ इसमें चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर अगर आपने बात करनी है सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको फिर या तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर कोई सोशल मीडिया लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस ऑफ कोर्स अब वो लेकर आ रहे हैं हर चीज़ के अंदर ही। हमने देख लिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाए या ये सोशल मीडिया हो जाए, इसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट चाहती है कि वो कंट्रोल करे। अब वो वेस्ट के अंदर वो दिखा रहे होते हैं कि हम फ्री इकोनॉमी है या फ्री स्पीच पे यकीन रखते हैं, बट जब टाइम आता है ना, तो वो फिर हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से क्रैक डाउन हमने करते कोविड हैं। में देखा है ना, कोविड में कितने हम्म। सारे चैनल बैन हो गए थे यूट्यूब के ऊपर, जो कोविड हम्म। के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे या वैक्सीन के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। तो वो गवर्नमेंट चाहे तो बहुत इजीली क्रश कर सकती है, भले जितनी भी आपके पास जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी हो, हम्म। लेकिन जहाँ हम्म। बात आती है कि भाई उन्होंने एक्शन लेना तो उन्होंने एक्शन लेना है। बिल्कुल। और कुछ चीज़ों पे ये सही भी होता है, और कुछ चीज़ों में, जैसे यूट्यूब में जब कोविड का टाइम था, तो उस टाइम पर तो इवन कोविड, कोरोना, ये इस तरह के वर्ड्स लोग नहीं लेते थे अपने चैनल के ऊपर, वो डीमोनेटाइज हो जाती थी वीडियोस, या वो बिल्कुल। उस पे शैडो बैन हो जाती थी। तो वो हमने देखा है उस तरह का टाइम। कनाडा में वो जो गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया था, जो ट्रक बिल्कुल। ड्राइवर्स थे, उनके जो हम्म। कोविड वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। सो गवर्नमेंट अपना फ्लेक्स तो शो कर सकती हैं, वो कभी भी शो कर सकती हैं। और चाइनीज़ गवर्नमेंट तो वो फिर वैसे ही हमें पता है कि किस तरह का सीन है। तो उन्होंने ये बोला है, लेकिन ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि मैंने अभी भी यहाँ पर देखा है कि इवन दो के यहाँ पर यूएई में सोशल मीडिया का जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का लाइसेंस है वो अलग से आ गया है, जो कि मैंने भी लिया था कुछ अर्से पहले। बट अभी भी मैं देखता हूँ क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स लगे पड़े हुए होते हैं, और हर तरह की वो एडवाइस भी दे रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, इनके प्राइवेट ग्रुप्स भी होते हैं। आई एम श्योर उस पर क्रैकडाउन होगा। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करना कि कुछ चीज़ें आपकी जो जनरल पब्लिक है उसकी बेहतरी के लिए होती हैं, और कुछ चीज़ें वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अपने फ्लैक्स शो करने के लिए उसको लेके आ रही होती है। चाइना ने जो ये काम किया है, आगे इसको किस तरह से वो लेके चलेंगे, बट उसमें जो वो हैशटैग चल रहा है वो नो डिग्री नो डिस्कशन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है कि आपका डिग्री नहीं है तो आप फिर बात भी नहीं कर सकते। सो मैंने कहा ये इसको इसको थोड़ा सा हम इसको लेकर आ जाएं इस बात में। इसके बाद हाँ, ये अगला टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा जो तुमने लास्ट वीक हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे ये चीज़ शेयर की थी, तो मैंने कहा इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए, हम्म। ये परफेक्ट पोर्टफोलियो मिक्स। एग्जैक्टली। और हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी जिसमें तुमने मेरे ख्याल में रियल एस्टेट वर्सेस बाय वर्सेस रेंटल के ऊपर तुमने कोई बाय स्टैट शो नहीं किया नहीं, था। रियल एस्टेट बाय, हाँ, बाइंग वर्सेस रेंट, और उसको उसको फिर हाँ, हमने उसको स्टॉक्स रिलेट से किया कंपेयर था किया स्टॉक था। मार्केट से। यस हाँ, यस यस, वहाँ तो से मेरा डिबेट कमेंट ये स्टार्ट था हुई थी। कि रियल एस्टेट हमेशा से ना एक लाइफस्टाइल डिसीजन रहता है लोगों का। यानी कि अगर आपने अपने लिए एक घर तो लेना ही लेना है, लेकिन आप जो दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपको पसंद होती है एक प्रॉपर्टी रखना। तो लोगों का कुछ कुछ मैंने जगह देखा है कि लोगों का खुद का इंटरेस्ट होता है रियल एस्टेट के अंदर, कि वो उस वजह से रियल एस्टेट बाय करते हैं। फिर हमारी डिस्कशन फर्दर एक्सपेंड हुई, फिर मैंने एक चार्ट शेयर किया था सेंटिको कैपिटल की तरफ से कि भाई जो परफेक्ट पोर्टफोलियो है वो क्या होना चाहिए। यानी कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आई एम गोइंग ऑल इन स्टॉक्स, और मे बी आई विल कीप 10% इन गोल्ड, और मे बी लाइक वन प्रॉपर्टी, लेकिन जितनी भी बाकी मेरी जो वर्थ है वो स्टॉक्स में जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ठीक हो, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट की किस साइकिल में हैं। अगर आप किसी रिसेशन में फंस जाते हैं, और बाज़ों का रिसेशन को रिकवर होने में 2 3 4 साल लग जाते हैं, बाज़ों का डेकेड भी लग जाता है। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेट्स से अगर आप 50 की एज ग्रुप में हैं और एक मासिव रिसेशन आ जाता है, हो सकता है उसको 10 साल लगे रिकवर होने में, तो अब आपके पास तो वो टाइम है ही नहीं ना। तो आपने ये करना है कि अपनी जो पोर्टफोलियो इस तरह से मैनेज करना है कि उसमें थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का एक्सपोजर हो, ताकि अगर आप पे इम्पैक्ट पड़े भी रिसेशन का, वो उतना ज़्यादा ना पड़े जितना कि आप अगर लेट्स से 80% स्टॉक्स में हो और मार्केट क्रैश हो जाती है, तो आपका तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में चले जाता है। तो आई थिंक दैट वाज माय पॉइंट। और फिर हमने जो बिल्कुल स्टैट्स निकाले थे वो काफ़ी आई बिल्कुल। ओपनिंग है। हाँ, तो उससे उस पोर्टफोलियो मिक्स पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये भी चार्ट बहुत अच्छा था उसी के अंदर, कि अगर आपका लेट्स से पोर्टफोलियो -1% चला जाता है,
तो उसको आपको गेन करने के लिए दोबारा 1% ही ऊपर जाना होगा, तो कितना मसला नहीं है उसको गेन करना। 5% के ऊपर भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको गेन कर लेंगे आराम से। बट जैसे जैसे आपका लॉस बढ़ने लगता है, लेट्स से आपका पोर्टफोलियो -70% नीचे चला जाता है, तो उसको गेन करने के लिए आपको 233% ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आपका लॉस रिकवर होगा। जो उसका बॉटम है उससे ऊपर जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ समझ नहीं आती लोगों को जब आप किसी एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उसका जो ड्रॉ डाउन होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, और सिर्फ आप फोमो में आ जाते हैं या अपने हिसाब से कन्विक्शन में आ जाते हैं। तो उस पॉइंट पर आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो लॉस होगा उसको दोबारा से गेन करने के लिए कितना टाइम आपको चाहिए या कितने परसेंटेज उसका गेन चाहिए। तो ये एक चार्ट वो शो कर रहा है। बट नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट अबाउट अबाउट दैट पोर्टफोलियो मिक्स, जो 50-50-50 का पोर्टफोलियो, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अगर। हाँ, ये सैंटियागो कैपिटल एक हेज फंड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका जो मेन बंदा है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ब्रांड जॉनसन, जो काफ़ी मशहूर भी है। डॉलर बुल उसको कहते हैं अक्सर, क्योंकि वो डॉलर के काफ़ी पॉजिटिव में बातें करता है। तो उसने ये चार्ट शेयर किया था अपनी वीकली पॉडकास्ट के ऊपर कि भाई पोर्टफोलियो का ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपके पास थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का एक्सपोजर हो, और उस वो टेस्टेड हो। यानी कि ये जो पोर्टफोलियो उसने शेयर किया था, तो लास्ट 50-70 ईयर्स के अंदर इट हैज़ बीन टेस्टेड थ्रू मल्टीपल रिसेशंस एंड डिप्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो जो सेकंड लाइन है ना ऊपर कि भाई दिस पोर्टफोलियो हैज़ लॉस्ट मनी ओनली 6 टाइम इन 50 ईयर्स, और वो इसी वजह से है कि अगर कभी डिपेंड करता है कोई रिसेशन आता भी है, तो बाज़ औक़ात उसमें स्टॉक्स नीचे चले जाते हैं लेकिन गोल्ड ऊपर चले जाता है या बॉन्ड ऊपर चले जाता है। और कभी अगर ऐसा क्राइसिस हो जिसमें रियल एस्टेट ऊपर चले गया लेकिन स्टॉक नीचे आ गए, तो वो पोर्टफोलियो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। यानी कि ऐसा बहुत कम होता है कि सबकी सब चीज़ें जो है नेगेटिव में चली जाएँ। हो भी सकता है और लेकिन अगर ऐसा उस होगा भी हाँ, तो वो कुछ टाइम के लिए होगा, फिर एक एग्ज़ैक्टली, डेफिनेटली उनमें से कोई एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, तो आपको एग्ज़ैक्टली। टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए होगा उसको हाँ, रिकवर करने के क्योंकि लिए। कैपिटल रोटेट होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि सब लोग जो है ना कैश रख के अपने पास बढ़ी हैं। वो किसी ना किसी हम्म। एसेट में डालेंगे, चाहे वो गोल्ड में डालें, चाहे वो बॉन्ड्स में डालें, या रियल एस्टेट में डालें। तो कैपिटल हमेशा से रोटेट होता है वन एसेट टू दी अनदर। तो यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कभी अपना पोर्टफोलियो बना भी रहे हो, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हर हर किसी चीज़ का लें, चाहे वो स्टॉक्स हों, क्रिप्टो हों, फिक्स इनकम एसेट्स, उसमें बॉन्ड्स भी आ जाते हैं और दूसरी फिक्स इनकम एसेट्स भी हैं। फिर ऑफ कोर्स जो रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो है, अब उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी आ सकती है, और आप जो रीट्स हैं वो भी आप उसमें कर सकते हैं ऐड। और फिर ऑफ कोर्स जो आपके पास गोल्ड का जो पोर्टफोलियो है जिसमें ऑफ कोर्स फिजिकल गोल्ड भी है, तो आप मल्टीपल उसमें कमोडिटीज़ में एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल में आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यूरेनियम में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, कॉपर में हाँ, कर इसके सकते हैं। इसके इसका अगला ही हाँ, मैं एक्चुअली इसके बाद वाली अगर उसमें जाऊँ ना, तो उसमें यही चीज़ थी। उन्होंने उसका स्प्लिट भी दिया था कि कहाँ कहाँ पॉसिबल है। हम्म, बिल्कुल। तो ये काफ़ी बैलेंस पोर्टफोलियो है जिसमें आप, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो इस हिसाब से मैनेज किया हुआ है, दैट मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए, क्राइसिस हो, रिसेशन हो, कोई लिक्विडिटी इवेंट हो, उनमें से हो सकता है 4 चीज़ें नीचे जाएंगी लेकिन 5 चीज़ें ऊपर होंगी। तो वो पोर्टफोलियो अपने आप को फिर बैलेंस कर लेगा, तो आपका जो ओवरऑल नेटवर्थ है वो मोस्ट लाइकली पॉजिटिव में ही रहेगी। बिल्कुल, ये उसका जो है वो एक एग्जांपल है कि ये जो पोर्टफोलियो गोल्डन ब्राउन कलर का जो बार है, ये उस पोर्टफोलियो की है जो 50-50 का पोर्टफोलियो है। और जो ये ब्लैक कलर की बार्स हैं, ये वो पोर्टफोलियो है जो कि आई थिंक ये एक 60-40 का स्प्लिट है बिटवीन इंटरनेशनल स्टॉक्स स्टॉक्स एंड और बॉन्ड। यूएस स्टॉक्स। तो ये स्टॉक्स कंप्लीटली स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, तो इसके अंदर हम देख अच्छा, सकते हैं कि किस तरह से। हाँ नहीं, बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कंप्लीटली स्टॉक्स हैं। 60% 100% यूएस के हैं, स्टॉक्स। 40% वो हैं जो जो लोकल, 40% ग्लोबल स्टॉक्स हैं। सो इसमें हम देख सकते हैं किस तरह से जब ड्रॉ डाउन होता है तो 1974 के अंदर कितने बुरी तरह से नीचे आती है मार्केट, 1990s में जाती है, फिर 2000 के अंदर जाती है, फिर 2008 में जाती है, 2020 कोविड के टाइम पर भी आई थिंक 2018 में जाती है। कोविड के टाइम पे तो वापस आ गई थी, साल का तो वो नहीं हुआ था। सो इसके अंदर हमें नज़र आता है कि जो ये वाला पोर्टफोलियो है उसने ड्रॉ डाउन आपको कम दिया, तो इसमें आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है कंपेयर टू जो आपके स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है। बट एट द सेम टाइम जो ग्रोथ ओवरऑल मिली है 1971 से लेकर अब तक, वो आपके टोटल स्टॉक पोर्टफोलियो को ही मिली है, जो कि 9.14% की ग्रोथ है। और जो आपका ब्राउन पोर्टफोलियो है, जो कि आपके लेट्स से जो 50-50 वाली थीम को फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर आपको ग्रोथ थोड़ी सी कम मिली है। बट प्रॉब्लम यही है कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं, आपकी एज क्या है,
सारी चीज़ें पर्सनल टू योर सेल्फ हैं। इसमें हर चीज़ आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा बेहतर है, कौन सा सही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक कंडीशन। अगर आप इतना बड़ा जो ड्रॉ डाउन है ये बर्दाश्त करने के काबिल हैं अपने पूरी की पूरी वेल्थ का, जो कि तकरीबन 25%, कभी ऑलमोस्ट 40% के करीब है एक साल के अंदर, तो फिर गो फॉर द स्टॉक्स। बट आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम्म। आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है या आपका दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, इन दैट केस आपको फिर लाजमी एक मॉडरेट किस्म का पोर्टफोलियो रन करना चाहिए, जो कि ये वाकई बहुत अच्छा है, 50-50 50-50 वाला, हम्म। जिसके अंदर आपको इसमें एज भी डिपेंड करती है ना, जैसे मैंने जैसे पहले बात की थी कि अगर कोई बंदा एग्जैक्टली। 55 ईयर्स की एज का है और वो अगर स्टॉक्स में है और अगर मार्केट इतनी बुरी तरह से बढ़ जाती है, तो अब उसके बाद मज़ीद टाइम तो है नहीं वेट करने का कि वो मार्केट के रिकवर होने का वेट करे। तो एज ग्रुप बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने लेट 50s में हैं देन यू शुड डेफिनेटली डाइवर्सिफाई योर सेल्फ। लेकिन अगर आप लेट्स से 25 या 30 ईयर्स की एज में हैं तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत बिल्कुल टाइम है ऐसी उस है। लिहाज से अपने आप को वापस दोबारा से मार्केट को आने के लिए। बिल्कुल ऐसी है, बल्कि इनफैक्ट ये एक और चार्ट था जो कि बहुत अच्छा था। लोग जो नए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा चार्ट है कि 2003 से लेकर 2022 तक, जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर S&P 500 के अंदर अगर आपने $10,000 इन्वेस्ट किए और आप पूरा वक्त इन्वेस्टेड रहे उसके अंदर, चाहे अप एंड डाउन कुछ भी होता रहा, आपने उसके अंदर पैसे लगाए रखे, तो $10,000 आपके बनते हैं 64,844 और अगर आपने इन तकरीबन 22-23 सालों के अंदर सिर्फ 10 दिन मिस कर दिए, सिर्फ 10 दिन, तो आपका और जो अच्छे दिन थे, उस जो आपका पोर्टफोलियो है वो 29,700 पे रह जाएगा। यानी कि हम्म। ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉ नीचे पोर्टफोलियो हो जाएगा प्रॉफिट में। और अगर 20 दिन अच्छे मिस कर दिए तो 17,000 पे चला जाएगा। 30 दिन अच्छे मिस कर दिए, यानी कि एक महीना मिस किया आपने 22 सालों में, तो 11,000 पे पोर्टफोलियो चला जाएगा। सो दैट इज़ वाई आप टाइम करना बहुत मुश्किल है। जैसे कोविड के टाइम पर भी मेरे ख्याल से एक दिन ऐसा आया था जिसने रिकॉर्ड मार्केट नीचे गई थी और उसी के अगले दिन मार्केट उसी हिसाब से ऊपर भी गई थी। तो अगर वी आपने शेप डर रिकवरी कर, थी। हाँ, अगर आपने डर कर उस दिन अपने सेल कर दिए होंगे स्टॉक्स, तो अगले दिन तो आप गए, फिर वो आपने हम्म। लॉस बेसिकली इंकर कर लिया उसके अंदर। बिल्कुल। और जैसे कि हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि एक मैं किसी पॉडकास्ट में सुन रहा था कि पूरे साल में 10 से 15 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट रैली दिखाती है, हम्म। और अगर आपने वो मिस कर दिया तो दैट मीन्स यू हैव मिस द इंटायर ईयर्स गेन। तो और ये किसी को नहीं पता था कि वो 10-15 दिन कौन से होंगे पूरे साल में। अक्सर लोग स्पेकुलेट करते हैं कि भाई वो अक्टूबर होता है, वो दिसंबर होता है, क्योंकि अक्टूबर नॉर्मली जो है वो रैली का मंथ होता है। लेकिन यू नेवर नो कि वो कब हम्म। हो सकता है। वो हो सकता है जनवरी में भी आ जाए, हो सकता है फरवरी में आ जाए। लेकिन देखा यह गया है कि जो भी ग्रोथ होती है ना साल की, वो 10 से 15 दिन के अंदर ही होती है। बाकी पूरे दिन वो मार्केट थोड़ी सी कैपिचुलेट करती रहती है। तो अगर आपने वो मिस कर दिया बिल्कुल। दैट मीन यू हैव मिस्ड द इंटायर ईयर। या अच्छा, एक बहुत हॉट टॉपिक आजकल का वो है गोल्ड का। क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमें कंटेंट बनाना भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों को उसको देखना है। सो लास्ट वीक हमने बात की थी गोल्ड के ऊपर। जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं 2025 के अंदर, सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री गोल्ड ख़रीद रहा था। बट मुझे ये था अंदर से कि यार ये ठीक है, ये खरीद तो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्या स्टैंडिंग है गोल्ड की जो सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, और क्या चल क्या रहा है गोल्ड की मार्केट के अंदर, और ये जो प्राइस चल रही है ये कोरिलेट कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो वो मैं सारी चीज़ें देख रहा था। मेरे पास अभी तक उसका आंसर आया नहीं है प्रॉपरली, बट उसको अभी थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करते हैं। तो ये लास्ट वीक ही हमने ये चार्ट देखा था, बट उसके बाद मुझको ये चार्ट नज़र आया जिसके अंदर 2010 से लेकर अब तक का जो गोल्ड की जितनी जगहों पर उसके अंदर यूटिलाइजेशन है उसका एक वॉल्यूम दिखाया है, और गोल्ड की प्राइस दिखाई है। अच्छा, ये चार्ट इस तरह से तो इतना मज़े का नहीं लग रहा। मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, क्योंकि इसकी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने वो पूरी डिटेल में जो है वो, इसके अंदर इंटरेक्टिव वेबसाइट है वो बेसिकली। मैं अगर उसको खोल लूँ तो उसके अंदर फिर हम देख सकते हैं इसको कि किस तरह से इसके अंदर। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, तो ये मैंने इसकी वेबसाइट खोल लिया। आई डोंट नो कि शेयर हो रही है कि नहीं हो रही अभी। एक सेकेंड। नहीं, अभी तक वही चार्ट आ रहा था। अच्छा, एक सेकेंड। यस। सो हाँ, अब आ रही है। हम्म। सो बेसिकली इसके अंदर ये इंटरेक्टिव है। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ज्वेलरी फैब्रिकेशन, टेक्नोलॉजी, टोटल बार्स एंड कॉइन, ईटीएफ्स और सिमिलर प्रोडक्ट,
सेंट्रल बैंक ने किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। ओटीसी आई एम नॉट 100% श्योर, ओवर द काउंटर था, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन सब चीज़ों का ज़रा एक ट्रेंड देखते हैं। सो अगर मैं ज्वेलरी हटा दूँ, टेक्नोलॉजी हटा दूँ, टोटल बार्स एंड कॉइन्स हटा दूँ, ईटीएफ हटा दूँ, सेंट्रल बैंक्स को हटा दूँ, सिर्फ प्राइस रखूँ और ओवर द काउंटर जो चीज़ है जो हमें समझ नहीं आ रही थी अभी कि एग्जैक्टली है क्या, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में लिख सकता है। सो ओटीसी ने कोई एज सच बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अगर प्राइस की बात करें तो मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन ओटीसी के अंदर जो पीछे पीछे वाला जो ट्रेंड है एज सच वो सेम ही है। लेकिन अगर हम बात करें, लेट्स से अब ओटीसी को बंद करके मैं चला जाऊं ज्वेलरी फैब्रिकेशन के अंदर, तो ज्वेलरी फैब्रिकेशन में हमको नज़र आता है कि इनफैक्ट जब भी गोल्ड की प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई है, ज्वेलरी फैब्रिकेशन के अंदर थोड़ा सा डिप आता है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाती है, लोग जो है ना फिर मुश्किल होता है उनको ख़रीदना। सो कोविड के टाइम पे तो खैर एक डिफरेंट सिनेरियो था, उस वक्त लोग ज्वेलरी नहीं ले रहे होंगे। उस टाइम पे ज्वेलरी फैब्रिकेशन के अंदर एक मेजर डिप आया था। और अब भी अगर हम देखें तो जब से ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई है, ज्वेलरी फैब्रिकेशन के अंदर थोड़ा सा डिप आना शुरू हुआ है, जो उसकी कंजम्पशन है। अच्छा, अब अगर हम जाते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो टेक्नोलॉजी तो अभी तक गोल्ड की यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी में तो एज सच नहीं है कोई ख़ास। जो यहाँ नज़र आ रहा है ये कम्प्लीटली सिमिलर किस्म का एक ट्रेंड है, जो कि 70-80 टन्स के करीब का जो है एक यूटिलाइजेशन है एवरी क्वार्टर। अगर हम जाएं टोटल बार्स और कॉइन्स के अंदर, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा सच कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया है कि प्राइस में कोई इम्पैक्ट आ रहा हो इसकी यूटिलाइजेशन से। तो कॉइन्स भी उतने ही बन रहे हैं जितने पहले बनते थे, और बार्स भी उतनी ही बन रही हैं जितनी पहले बनती थी। अब आते हैं ईटीएफ्स के ऊपर, तो ईटीएफ्स के अंदर भी ट्रेंड वाइज कोई चेंज नहीं आया है। लोगों ने मुझे तो था कि शायद लोग उसको ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दिया और ईटीएफ्स को, क्योंकि थोड़ी सी अब नॉलेज वगैरह बढ़ना शुरू हो गई है। बट अगर आप उसका ट्रेंड देखेंगे तो ईटीएफ्स के अंदर भी कोई इनफ्लोज या आउटफ्लोज इन बोथ केसेस एज सच कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इनफ्लोज आ रहे हैं थोड़े से जो कि पहले नहीं थे, बट स्टिल वो कितने इनफ्लोज हैं, तकरीबन 200 टन्स के करीब का एवरी क्वार्टर का ईटीएफ का इनफ्लो है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो प्राइस बढ़ने के बाद शुरू हुआ है, प्राइस बढ़ने से पहले नहीं है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेंट्रल बैंक्स की है। तो यहाँ नज़र आता है कि थोड़ा बहुत सेंट्रल बैंक्स, थोड़ा बहुत तो नहीं मतलब अच्छा खासा है, अगर ये क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तकरीबन 400-500 टन्स के करीब की, 400 300 400 500 टन्स के करीब का एवरी क्वार्टर के अंदर इसमें बाइंग है, जो कि पहले होती थी तकरीबन कोई 150-200 से ऊपर नहीं होती थी, 100-200 के दरमियान होती थी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया है इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स बाइंग। और ये सारे डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स हैं जो अभी हमने पीछे देखा था, पोलैंड हो गया, चाइना हो गया, ये सारे जो है इसके अंदर इंक्रीमेंट है। लेकिन इसमें भी पॉइंट यही है कि जब से गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुई है, ये उससे पहले से बाइंग कर रहे हैं, और ये प्रॉब्ली यूक्रेन वॉर जो थी उस टाइम से ये बाइंग शुरू हुई है। तो एज सच गोल्ड की प्राइस में कौन बाय कर रहा है और उसकी वजह से उस पर गोल्ड की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस मेरा नहीं ख्याल कि ये डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है सेंट्रल बैंक बाइंग से, ऑल्दो कि वहाँ पर नज़र आ रहा है कि बाइंग ज़्यादा हो रही है, बट प्राइस मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह से बढ़ रही है। व्हाट डू यू से? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और अगेन मैं इसमें स्पेकुलेट ही करूँगा कि जैसे कि हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि बाज़ औक़ात गोल्ड की जो बाइंग है ना वो रिपोर्ट होते होते टाइम लगता है स्टैट्स के अंदर। और ख़ास तौर पे चाइना जो जब भी गोल्ड बाय करता है तो वो रिपोर्ट नहीं करता ट्रांसपेरेंटली, जिस तरह के हम्म दूसरे दूसरे सेंट्रल बैंक जो हैं वो ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करते हैं कि भाई हमने इस क्वार्टर इतने टन का गोल्ड बाय किया है। चाइना टिपिकली आपको क्लियर कट नहीं बताता। तो हम्म अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चाइना के पास इस वक्त कितना गोल्ड है, क्योंकि नो बडी नोज, दे डोंट रिपोर्ट इट, उसमें कोई ऑडिट नहीं होता। इसी तरह से जो यूएस का जो फोर्ट नॉक्स है वो भी 19 आई थिंक 71 के बाद से ऑडिट नहीं हुआ। तो वो क्लेम करते हैं उनके पास 8,000 टन का गोल्ड है, बट नो बडी नोज क्योंकि वो ऑडिट नहीं हुआ कभी तक। तो इसमें एक तो ये फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर ये है कि जो एल में जो कि गोल्ड प्राइस तय करती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है सिलेक्टेड लोगों की, यानी कि फ्री मार्केट बेस के ऊपर वो गोल्ड प्राइस तय नहीं करते। उनका एक अपना क्राइटेरिया है कि उन्होंने किस तरह गोल्ड की जो प्राइस है वो तय करनी होती है। और फिर डॉलर का भी इम्पैक्ट है। अगर डॉलर जो है वो नीचे जाएगा तो ऑफकोर्स उसकी वजह से गोल्ड की प्राइस एक्सपेंसिव होगी। तो अभी तो डॉलर दोबारा से ऊपर आ गया, लेकिन पिछले कुछ हमने देखा था कि 4 से 6 महीने के दरमियान, खासतौर पर जो 2025 का जो बिगनिंग का पीरियड था उसमें डॉलर डिक्लाइन हुआ था। जब भी डॉलर डिक्लाइन होता है तो उसके उसके उसकी वजह से, क्योंकि गोल्ड की जो प्राइस है वो डॉलर में डिनोमिनेटेड है, तो अगर डिनोमिनेटर जो है वो डिक्लाइन होगा तो ऑफकोर्स गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी। तो वो भी एक फैक्टर था। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कहना ये बहुत मुश्किल है कि कोई एक वजह इसमें क्या है जिसका हम पॉइंट आउट कर सकें। लेकिन जो नैरेटिव है मार्केट के अंदर वो ये है कि क्योंकि जो यूएस
ख़ासतौर पर यूएस का जो डेट है वो इतना अनसस्टेनेबल हो गया है और उसमें कोई हमें लाइन ऑफ साइड नज़र नहीं आ रही कि वो किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो जो ट्रस्ट है फियाट सिस्टम के ऊपर वो अब आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना हर कोई गोल्ड के पीछे भाग रहा है कि गोल्ड इज़ द एक्चुअल मनी, क्योंकि हमने हज़ारों साल से देखा है गोल्ड एज अ मनी के तौर पे यूज़ हुआ है। तो जब कभी भी करेंसी क्राइसिस होता है, हमने पहले ही बात की थी, तो हमेशा गोल्ड उस एनवायरनमेंट में जो है बेनिफिट करता है। तो डॉलर एक तरह से करेंसी क्राइसिस के तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी करेंसी क्राइसिस है, टर्की में है, श्रीलंका में है, यूरो काफ़ी क्राइसिस से गुजरा है। तो दैट मीन्स जहाँ कहीं भी करेंसी क्राइसिस होगा तो वहाँ हमें गोल्ड हमेशा बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा, और वही नज़र आ रहा है। तो मल्टीपल रीजंस हैं, किसी भी एक चीज़ को पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि लोग जो है ना अपने हिसाब से भी चार्ट्स को मॉडिफाई कर लेते हैं और वो यूज़ कर लेते हैं। मैंने कभी कुछ दिनों पहले एक चार्ट, मैंने वीडियो भी बनाई उसके ऊपर, कि एक चार्ट नज़र आता है, एक स्पेसिफिक टर्म थी, मैं भूल गया उसको, लेकिन वो चाइनीज़ सेंट्रल बैंक से रिलेटेड टर्म थी और उसके अंदर दिखाया था कि एक शूट हुआ है चाइना की सेंट्रल बैंक की तरफ से गोल्ड बाइंग। बट उस जो चार्ट है वो वो क्या कर रहा है और उसका वो क्या चीज़ डिपिक्ट कर रहा है वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन सब लोग, मैंने यूट्यूब पे देखा है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखा है कि उसको शेयर कर रहा था, शो ये कर हाँ। रहे हैं कि वो चाइना बाय कर रहा है, जबकि वो हम्म, एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है। सो इसलिए हम्म, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। कि लोग जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको वेट कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए रेगुलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सो या आई थिंक हमने अपनी ऑलमोस्ट सारी आज की जो मेजर हेडलाइंस थी वो तो कवर कर ली आई बिलीव, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी जैम पैक एजेंडा था हमारा, और हो सकता है आप लोगों को इससे काफ़ी वैल्यू मिली होगी। तो प्लीज़ जो देखने वाले हैं हमें कमेंट्स में डाल के बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आई है तो वही बताइए, जो नहीं भी पसंद आई है वही बताइए। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि हम इसमें ऐड करें नेक्स्ट एपिसोड में, तो प्लीज़ वो भी हमें बताइए अपनी ओपिनियन के अंदर। तो वली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, और हम आपसे नेक्स्ट वीक दोबारा इसी टाइम मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।